सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी। आज आपकी कक्षा बीए द्वितीय वर्ष की जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी तीसरी इकाई को लेकर उपस्थित हूँ। तीसरी इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें मूल रूप से आदिकाल दिया गया है और आदिकाल का भी सीमांकन और उसका नामकरण। ये सबसे पहले इस विषय के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले आदिकाल के सीमांकन और नामकरण की चर्चा करें तो पहले आदिकाल का सीमांकन देखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास जिन जिन विद्वानों ने लिखा, यदि हम उनकी तरफ ध्यान दें और यह देखें कि उन्होंने आदिकाल जो हिंदी साहित्य का सबसे आरंभिक काल है उसका सीमांकन करने का क्या प्रयास किया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा किया गया। गारसा द तासी द्वारा रचित उनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका नाम इस्तवार द ला लित रेव्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से छपा, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ। लेकिन गारसा द तासी ने अपने इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार के सीमांकन का कोई प्रयास नहीं किया है। अब गारसा द तासी के बाद दूसरा बिंदु देखिए, इसी के अंतर्गत गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। शिव सिंह सेंगर ने भी अपनी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना 1883 में की थी, लगभग उन्होंने इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कृतियाँ और कविताओं के उदाहरण दिए हैं। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन का या सीमांकन का कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। इसके बाद हम यदि आगे बढ़ें तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ लिखा, जो कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से है, जो 11 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय है एक कालखंड को व्यक्त करता है। लेकिन यदि हम उनके ग्रंथ की तरफ भी देखें तो एक तो इन्होंने अपने ग्रंथ में अध्यायों की संख्या ज़्यादा रखी है और उन्होंने भी कोई सीमांकन का कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। यदि इनके ग्रंथ को देखें तो कालखंड में वैज्ञानिकता का अभाव दिखाई देता है और अध्यायों की संख्या भी हमें अधिक दिखाई देती है। इससे आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि कालखंड के विभाजन का या फिर सीमांकन का जो पहला सफल प्रयास किया है वह मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया है। यदि मिस्र बंधुओं का जो लिखा हुआ ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, उसको देखें तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है और इन 5 भागों में आप देखिए, सबसे जो पहला काल है उसका उन्होंने नाम दिया है आरंभिक काल। लेकिन इन पहले तीनों कालों को उन्होंने पुनः 2 भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार से 2-2 भाग, ये 6 भाग हो गए और 2 कुल मिलाकर 8 कालखंडों में हिंदी साहित्य को विभाजित करने का प्रयास मिस्र बंधुओं ने किया है। यदि हम सबसे पहले काल की तरफ ध्यान दें तो उन्होंने उसका नाम आरंभिक काल दिया है और उसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल जो है उसका समय इन्होंने देखिए विक्रमी संवत के अनुसार दिया है। 700 विक्रमी संवत से लगाकर 1343 विक्रमी तक उन्होंने आदिकाल का जो पूर्व का समय उसे पूर्वारंभिक और उत्तर के समय को उत्तरारंभिक काल का है। उत्तरारंभिक काल का जो समय है वो इन्होंने 1344 से लगाकर 1444 विक्रमी तक माना है। आरंभिक काल के बाद का जो काल है
उसे उन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया है। और माध्यमिक काल को भी उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया है, एक पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो कालखंड है वह 1445 से लगाकर 1560 विक्रमी, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय 1561 से लगाकर 1680 विक्रमी तक माना है। आगे देखिए, माध्यमिक काल के बाद का जो काल है उसे मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है, और इसे पुनः दो भागों में, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, दो भागों में विभाजित किया है। पूर्वालंकृत काल का समय इन्होंने 1681 से लगाकर 1790 विक्रमी, और उत्तरालंकृत काल का समय 1791 से लगाकर 1889 विक्रमी तक माना है। चौथे कालखंड को इन्होंने परिवर्तन काल नाम से पुकारा है, जिसका समय इन्होंने 1890 से लगाकर 1925 विक्रमी तक माना है। और पांचवें और अंतिम कालखंड को इन्होंने वर्तमान काल कहा है, जिसका समय 1926 विक्रमी से अब तक माना गया है। इस प्रकार आपने देखा कि कालखंड या सीमांकन का जो पहला प्रयास हिंदी साहित्य के इतिहास में है वो मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया है। मिस्र बंधुओं के बाद यदि अगला काल विभाजन देखें हैं, सीमांकन देखें हैं, तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणिक काल विभाजन माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, उसमें स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए काल विभाजन का सफल प्रयास किया है। और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 कालों में विभक्त करने का प्रयास किया है। देखिए, और उन्होंने चारों कालखंडों को दोहरा नामकरण भी दिया है। आचार्य शुक्ल ने यह जो काल विभाजित किया है उस समय के साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। आचार्य शुक्ल ने सबसे पहला जो काल है उसे वीर गाथा काल का है, और सबसे ज़्यादा आपत्ति भी इसी पर की गई है। अन्य विद्वानों द्वारा इस पर कई प्रश्न उठाए गए हैं, लेकिन उन्होंने जो पहला काल है वीरता के साहित्य को देखते हुए वीर गाथा काल दिया है, और उसका जो समय है संवत 1050 से लगाकर 1375 विक्रमी तक बताया है। दूसरे काल को उन्होंने भक्ति काल के नाम से पुकारा है, और भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में विभक्त कर पुनः दो दो भाग, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी तथा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में वर्गीकृत किया है। लेकिन भक्ति काल का जो समय है देखिए, संवत 1375 से लगाकर 1700 विक्रमी तक उन्होंने बताया है। भक्ति काल के बाद अगले काल को उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर, रीति की प्रधानता के आधार पर रीति काल कहा है, जिसका समय उन्होंने 1700 से लगाकर 1900 विक्रमी तक बताया है। और उसके बाद का जो काल है वर्तमान काल, जिसे आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल नाम दिया है, क्योंकि साहित्य में पहले केवल एक ही विधा थी और वो पद्य की विधा थी। लेकिन अब गद्य काल, गद्य की विधा का विकास होने से गद्य की अनेक साहित्यिक विधाओं का भी जन्म हुआ। कहानी, उपन्यास, नाटक लिखे जाने लगे, और गद्य की प्रधानता के कारण ही आचार्य शुक्ल ने इस काल को गद्य काल का नामकरण दिया है, और जिसका समय उन्होंने 1900 से लगाकर 1984 विक्रमी संवत तक बताया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के सीमांकन का, काल विभाजन का सबसे प्रामाणिक और सबसे सफल जो प्रयास किया है वो आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया। और प्रवृत्ति या बाद के विद्वानों ने भी आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को ही प्रमाणिक मानकर उसका सहारा लेकर ही अपने अलग अलग समय की काल की सीमाओं का अंकन किया है। देखिए, आदिकाल को आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं,
पूर्व मध्यकाल को वे भक्ति काल के नाम से पुकारते हैं, उत्तर मध्यकाल को वे रीतिकाल नाम देते हैं और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल का नाम दिया है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने सभी कालों को दोहरा नामकरण देते हुए प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनका नामकरण करते हुए काल विभाजन का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल के बाद देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन दिया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से ग्रंथ है, उसमें लगभग आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को ही आधार मानकर काल विभाजन का प्रयास किया है। लेकिन वे लगता है कि आचार्य शुक्ल के काल विभाजन से भी आगे अपभ्रंश काल में चले गए हैं और उन्होंने उसे संधि काल का नाम दिया है। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। देखिए किस किस नाम से है: संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। संधि काल को उन्होंने 1050 से लगाकर 750 विक्रमी से लगाकर 1000 विक्रमी तक का माना है। तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है लगभग 1000 ईस्वी के करीब माना जाता है, 11वीं शती से माना जाता है। लेकिन वे उससे भी पहले अपभ्रंश काल में चले गए हैं और उन्होंने भी इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल कर दिया है, जो ज़्यादा प्रमाणिक लगता नहीं है। संधि काल के बाद के काल को वे चारण काल कहते हैं और जिसे शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, उसे राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया है और इसे 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक का समय उन्होंने बताया है। उसके बाद का काल देखिए भक्ति काल, जिसे आचार्य शुक्ल ने भी भक्ति काल कहा है और समय या सीमांकन भी वही है, 1375 विक्रमी से लगाकर 1700 विक्रमी है। उसके बाद के काल को उन्होंने रीति काल कहा है। आचार्य शुक्ल का भी वैसा ही काल विभाजन है और समय भी वही है, 1700 विक्रमी से लगाकर 1900 विक्रमी। और सबसे आधुनिक काल को वे आधुनिक काल ही कहते हैं वर्तमान काल को, और आधुनिक काल का समय उन्होंने 1900 विक्रमी से अब तक माना है। इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को 5 भागों में बांटा है और उसे इस प्रकार से सीमांकित करने का प्रयास किया। आगे एक और काल विभाजन देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो लिखा है, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। लेकिन देखिए कि उन्होंने जो मध्यकाल है उसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया है। आज डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं हिंदी साहित्य को संपूर्ण कालखंड को 3 भागों में बांटते हुए सबसे पहले आदिकाल को वे प्रारंभिक काल कहते हैं, उसके बाद के काल को वे मध्यकाल के नाम से पुकारते हैं और उसके बाद का जो काल है वे उसे आधुनिक काल कहते हैं। प्रारंभिक काल का समय जो इन्होंने है 1884 से लगाकर और 1350 ईस्वी तक माना है। उसके बाद मध्यकाल को वे पुनः 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है उसका समय उन्होंने 1350 से लगाकर 1500 विक्रमी और उत्तर मध्यकाल का जो समय है उसे 1500 से लगाकर 1857 विक्रमी तक माना है। और उसके बाद का जो काल है जिसे वर्तमान काल के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने इसे आधुनिक काल नाम दिया है और इसका जो समय है वो 1857 से लगाकर 1965 ईस्वी तक माना है। इस प्रकार से गणपति चंद्र गुप्त ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटकर इसका नामकरण किया है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके बाद यदि हम सीमांकन या काल विभाजन के बाद नामकरण की तरफ ध्यान दें तो विद्यार्थियों,
जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसे भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरता की या वीर रस की प्रधानता के कारण, प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा काल कहते हैं। वहीं पर हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं, वे इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास का काल विभाजन हमने देखा और वे हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है या वर्तमान का आदिकाल है उसे वे चारण काल नाम से पुकारते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वे इसे बीजोपन काल के नाम से पुकारते हैं। उसके साथ ही राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल का है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो उन्होंने इसे प्रारंभिक काल का नाम दिया है। इस प्रकार से यदि हम नामकरण की बात करें तो विद्यार्थियों, अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार इस आदिकाल का भिन्न भिन्न या अलग अलग नाम दिया है। वीरगाथा काल, किसी ने आदिकाल, तो किसी ने चारण काल, किसी ने इसे सिद्ध सामंत युग, किसी ने प्रारंभिक, किसी ने आरंभिक युग कहा है। इस प्रकार से आज हमने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका सीमांकन और सीमांकन के साथ ही उसके नामकरण पर चर्चा की। और आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में हम आदिकाल से संबंधित जो अन्य हमारे शिक्षण बिंदु दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।